नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे हैं, जहां देहरादून एयरपोर्ट पर उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अभिनंदन किया है। कई अहम कार्यक्रमों में रक्षा मंत्री शामिल होंगे। सैन्य और विकास से जुड़े विषयों पर भी अहम बैठक की जाएगी। राज्य भर में सुरक्षा प्रोटोकॉल सख्त किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड दौरे पर रहे हैं। उत्तराखंड में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आगमन है, जिसको लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सुरक्षा प्रोटोकॉल सख्त कर दिए गए हैं। राजनाथ सिंह का एयरपोर्ट पर भव्य तरीके से स्वागत किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जोड़ेंगे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आगमन उत्तराखंड में हुआ है, अब क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ कार्यक्रम में वो शामिल हो सकते हैं? हाँ, देखिए, जिस तरह देखा जाए कि राज्य कुल में जो है आज केंद्रीय गृह मंत्री का आगमन हुआ है और ऐसे में उनका स्वागत जो है प्रदेश अध्यक्ष द्वारा किया गया है। उसमें अगर देखा जाए तो देहरादून एयरपोर्ट पर वो जब पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद जो है कई अहम कार्यक्रमों में जो है शामिल होंगे। सैन्य और विकास से जुड़े विषयों पर जो है हम समीक्षा जो है उनके द्वारा की जाएगी और राज्य को लेकर के उनका जो प्रोटोकॉल सुरक्षा के इंतजाम हैं वो जो है पुलिस प्रशासन द्वारा पहले से ही कर लिए गए थे, क्योंकि जिस तरह से उनके आगमन का सूचना प्राप्त हुई थी उसके चलते जो है तमाम जो इंतजाम हैं वो किए गए थे। लेकिन अगर देखा जाए तो सैन्य और विकास से जुड़े कई विषयों पर जो है हम समीक्षा होनी है। इसमें वह समीक्षा करेंगे कि आखिरकार किस तरह की समस्याएं जो है विभागों के सामने आ रही हैं और ऐसे में अगर रक्षा क्षेत्र में जो चाहे वो आर्मी से जुड़े लोग हैं उनको किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो वो उनको अधिकारियों के चलते जो है वहां पर रख पाएंगे और अधिकारी जब उनको वहां पर इसकी जानकारी देंगे तो उसका निराकरण करने के लिए भी जो है किया जाएगा। इसके साथ साथ जो है किस तरह की समस्याएं आ रही हैं या किस तरह का आने वाले वक्त में और बेहतर किया जा सकता है तो उसको लेकर भी वहां पर जो है समीक्षा बैठक में जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद योगेश, हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। हेमंत सरकार के प्रथम वर्षगांठ पर चयनित हजारों अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का कार्यक्रम रखा गया है। आप सभी को मेरी ओर से जोहार जोहार। झारखंड सरकार के 25वें वर्षगांठ के शुभ अवसर पर आज यहां रांची के इस ऐतिहासिक मैदान में पच्चीसवें वर्षगांठ के शुभ अवसर पर सरकार के विभिन्न विभागों में नियुक्त हुए नवनियुक्त अभ्यर्थियों की एक बड़े समूह का इस जमावड़े में नवनियुक्त अभ्यर्थियों का और मंच पर हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी, सांसद, विधायक सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और 25वें वर्षगांठ के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। सरकार का ये दूसरे टर्म का ये पहला साल हम लोगों ने पूरा किया। आज इस अवसर पर एक बड़ा सौगात यहां के नौजवानों को और इस राज्य के जनमानस को यहां पर हम लोग देने जा रहे हैं। एक तो नवनियुक्त आप सभी सरकार के अंग के रूप में
पदाधिकारी चयनित हुए हैं, शिक्षक चयनित हुए हैं। आज के बाद ताउम्र आपका संबंध सरकार के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। आज इतना बड़ा समूह यहां एकत्रित है, मैं तो बड़ा आश्चर्य हूं कि हम लोग एक राजनेता होने के बावजूद भी इतना बड़ा संख्या का आम सभा भी हम लोग के लिए बड़ा मुश्किल होता है। आज नियुक्ति इतनी बड़ी, 25 साल का युवा राज, इतना बड़ा नियुक्ति मुझे लगता है कि इससे पहले कभी किसी कार्यकाल में हमें देखने को नहीं मिला। आज मन में उत्साह भी है और थोड़ा मन भावुक भी है, क्योंकि इस राज्य का एक मार्गदर्शक, इस राज्य का छांव रूपी एक विशाल वृक्ष के रूप में जाने जाने वाले आदरणीय दिसंगुरु शिबू सोरेन जी नहीं हैं हम लोग के बीच में। आज वो मंजर देखते और हम लोग के बीच में आशीर्वाद देने आते या होते तो उनको अत्यंत खुशी होती कि हम लोग किस तरीके से निरंतर इस राज्य के हर कोने में बसने वाले हर व्यक्ति, हर वर्ग, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, नौजवान हो, हमारे आने वाली पीढ़ी हो, उन सब के लिए आए दिन कुछ न कुछ नई सौगात के साथ राज्य के लोगों के बीच में हम लोग जाते हैं और निरंतर ये काम चल रहा है। आज तो लगभग 9-10 हजार लोग, 9,000 के लगभग लोगों की नियुक्ति है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने इसी साल आज को मिलाकर के लगभग 16,000 लोगों की नियुक्ति की। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कुंभ मेले की तैयारी को लेकर शुक्रवार को हरिद्वार में मीटिंग हुई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत कर सभी अखाड़ों के साधु संतों के साथ चर्चा की। मेला प्रशासन ने सभी अखाड़ों के साधु संतों को मीटिंग के लिए निमंत्रण भेजा था। आपको बता दें कि कुंभ मेला 2027 को लेकर ये मुख्यमंत्री के अखाड़ों के साधु संतों के साथ पहली बैठक है, जिसको लेकर अखाड़े के साधु संत उत्साहित नजर आए। अब आज से ये काम डबल नहीं, कई गुना तेज गति से चलेगा, क्योंकि अब जो है, जो असली ऊर्जा है वो हमारे कामों में आप सबके तपत्व की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा जो है शामिल हो जाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ पहले से हमारे धार्मिक जितने भी श्रीमद् देवी भागवत है, रामचरितमानस हैं या अन्य गीता हैं, वो सब क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि संत और पुराने समय के राजा, अब तो राजा कोई नहीं होता, अब तो केवल सेवक होते हैं। तो उनके तन पर तो जो भी होता है वही होता है, लेकिन उनकी वाणी में इतना तपत्व होता है कि वो वाणी से एक बार चाह लें, एक बार उनके मुंह से न भी निकले, मन से ही चाह लें तो सब कुछ हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आप सबकी उपस्थिति से आज ये हमारे सामने ये हो गया कि आप सबने आशीर्वाद देकर इसको आगे बढ़ा दिया है, इसकी संपन्नता की ओर इसका मार्ग प्रशस्त कर दिया है। तो ये भव्य भी होगा, दिव्य भी होगा और सफलतम होगा। तो इसलिए अनेक तैयारियां उसके संबंध में की जा रही हैं। हमारे सभी अखाड़े हैं, साधु संत हैं और उनके लिए जो व्यवस्थाएं करनी है, जो भी अवस्थापना स्ट्रक्चर बनाना है,
वो सब हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं उनकी व्यवस्था करेंगे। और सच में मैंने वहाँ पर प्रयागराज में एक चीज और देखा कि पत्तल जो है, जैसे भोजन की व्यवस्था जो पूज्य महाराज जी आप कह रहे थे, वहां पर लोगों ने थाली का जो है वो किया था, संग्रह किया था। और उसमें हमारे अनेक संगठन भी काम करते हैं। वहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने हजारों लाखों थालियां वहां पर संग्रह की थी, और उन थालियों से पत्तल कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। इतनी साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था थी, बड़ा अच्छा मैनेजमेंट हुआ। उसका अन्य स्तरों पर भी होगा। आप लोग तो एक आह्वान कर देंगे तो अनेकों भक्त यहाँ पर आ जाएंगे, सब सेवा करेंगे और भोजन की कमी कहीं नहीं होगी, और भोजन की व्यवस्था होगी। भोजनालय, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, पेयजल है, साफ सुथरी व्यवस्था, यह हमारे लिए बहुत प्रमुख एक वो होना चाहिए। और मैंने जिलाधिकारी जी को आज नहीं, आज से लगभग 15 दिन पहले इनको भी, हमारी कुंभा अधिकारी को भी, कमिश्नर साहब को भी, और हमारे आईजी को भी, एसएसपी को भी, जितने यहाँ पर प्रमुख अधिकारी हैं हमारे 5-6, हमने उनसे कहा है कि मिशन मोड में अब एक एक दिन हरिद्वार को पूरा कूड़ा विहीन कर देना है। कूड़ा विहीन, कहीं कोई वेस्ट न रहे, साफ सुथरा। और अभियान चल रहा होगा, मेरे ख्याल लगता है अभियान चल रहा है। और अभी ये भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष गाड़ी में मेरे साथ आ रहे थे, तो मैंने कहा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी भी जो है एक एक दिन करके कुछ दिनों का कार्यक्रम बनाए, एक एक क्षेत्र ये भी चुन लें और ये भी सफाई अभियान का हिस्सा बने। एक दिन हमारे मदन कौशिक जी भी इसकी शुरुआत कर देंगे, प्रदीप बत्रा जी कर देंगे, चौधरी जी आप कर दोगे, आदेश जी कर दोगे, बहन कल्पना जी आ जाएंगी यहाँ पर, स्वामी जी और आप लोग, सब लोग पार्टी की तरफ से कर देंगे। एक एक दिन मेयर साहब, आप लोग भी, नगर पालिका, सब मिलके, मधु जी आप भी, तो सब एक एक दिन जो है करेंगे। नहीं पूज्य महाराज जी, मैं तो चाहता हूं कि जो है इसकी एक व्यवस्था ऐसी बन जाए कि हमारे सभी पूज्य अखाड़े वो भी कुछ अभियान में जो है अपना, जिस प्रकार से भी, चूंकि मैं उनको मैं कह नहीं सकता हूं, मैं केवल उनके सामने जो है अपनी बात रख सकता हूं। हाँ रखें, क्योंकि उनके भक्तगण वो सब, और रखें। देखिए, एक दिन का कहीं कूड़े का नहीं रहेगा, तो ये अपने आप में हमारा एक अलग प्रकार का नवाचार होगा जो पूरी दुनिया के अंदर देखा जाएगा कि एक अलग प्रकार की हमने जो है यहाँ कुंभ के आयोजन की तैयारियां की हैं। इसके साथ साथ हमारे धार्मिक अनुष्ठान है, प्रवचन है, भजन है, संकीर्तन है, योग ध्यान शिविरों के सुचारू संचालन के लिए भी विशेष प्रबंध किए जाएंगे। ये सब पहले से ही व्यवस्थाएं चल रही हैं। और जैसा आप लोगों ने कहा, घाटों के विस्तार के लिए और निर्माण के लिए और सुधार के लिए कुछ यहाँ पर 45 करोड़ रुपए की धनराशि अभी प्रथम चरण में जब काम शुरू हुआ है तो उसके लिए स्वीकृति कर दी है। और भीड़ नियंत्रण व स्नान की ठीक प्रकार से व्यवस्था हो, वो सभी सुनिश्चित किया जा रहा है। और आवागमन को सुचारू बनाने के लिए भी 38 करोड़ रुपए से सड़कों का निर्माण है, चौड़ीकरण, मरम्मत कार्य हैं। बीएचएल क्षेत्र में यातायात दबाव करने के लिए भी लगभग 10 करोड़ रुपए का एक महत्वपूर्ण पुल भी वहां पर स्वीकृत किया गया है। शहर पर भार न पड़े, इसके लिए 15 किलोमीटर दूर कुछ पार्किंग स्थल भी बड़े बनाए जा रहे हैं। बिजली, पानी, शौचालय, सभी सुविधाएं वहां पर बनाई जा रही हैं। शुद्ध पेयजल के लिए लगभग 14 करोड़ रुपए के ट्यूबवेल हैं, ओवरहेड टैंक हैं, जो प्रथम चरण में अभी शुरू की है। चूंकि काम अब हमारा तेज होना है, बरसात के बाद सारी अवस्था अपना सुविधाएं बननी है। जल आपूर्ति है, ओवरहेड टैंक है। और सुरक्षा को आधुनिक बनाने के लिए 20,000 सीसीटीवी कैमरे, ये भी एआई आधारित ये लगाए जाएंगे। और CCR2 भवन। प्रदेश की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी शुरू करने की राह में लगातार बाधा बन रही फॉरेस्ट लैंड का मामला आखिर सुलझ गया है। वन विभाग से जमीन दिए जाने की सैद्धांतिक सहमति बनने के बाद अब 2026 के सत्र से यूनिवर्सिटी शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। गुरुवार को खेल मंत्री रेखा आर्य ने विभाग की समीक्षा बैठक के बाद ये जानकारी दी है। विधानसभा भवन देहरादून स्थित कार्यालय में आयोजित बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि
2-3 बार इस मामले की फाइल वन विभाग से लौटा दी गई थी, लेकिन अब दोनों पक्षों में सहमति बन गई है। उन्होंने अधिकारियों को विश्वविद्यालय के पद सृजित कराने की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। आज खेल विभाग की समीक्षा बैठक की गई है और इस समीक्षा बैठक में जो हम लोगों का संकल्प था कि खेल विश्वविद्यालय के लिए भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई को हम लोग तेजी में करें, तो उसको लेकर आज परीक्षण किया गया। और अब बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, चाहे वो भारत सरकार का हो चाहे वो राज्य सरकार में हो, एक सैद्धांतिक सहमति बन गई है। भूमि का हस्तांतरण दिए जाने के लिए सहमति बन गई है और बहुत जल्द भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई जो है वह पूर्ण होगी। और बहुत जल्द हम लोगों का लक्ष्य है कि 2026 के नए शैक्षिक सत्र के प्रारंभ से पहले यहाँ पर हम भूमि पूजन और साथ ही शैक्षिक सत्र को प्रारंभ करने का जो है हमारा संकल्प आज हमने इस बीते दिन राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150वें वर्ष पर उत्तराखंड के स्कूलों में वंदे मातरम का गायन किया गया, लेकिन कुछ मुस्लिम मौलाना और मुस्लिम स्कॉलर ने इसको इस्लाम के खिलाफ बताया है, जिसके जवाब में बीजेपी ने इसे छोटी मानसिकता कहा। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि वंदे मातरम और संविधान दिवस का जो लोग विरोध कर रहे हैं वो या तो गुमराह है या फिर गुमराह किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मातृ वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे आज़ादी के वक्त उलेमा इकराम ने दिया है। कि जो लोग विरोध कर रहे हैं और वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, संविधान दिवस पर विरोध कर रहे हैं, वो छोटी मानसिकता के लोग हैं, या तो गुमराह हैं या गुमराह किए गए हैं। माँ की तारीफ को, क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान इस देश को अपनी माँ मानता है और मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे, ये शादाब शम्स ने नहीं दिया है स्लोगन, ये आज़ादी के वक्त हमारे उलमा इकराम ने दिया है और उसकी जिंदाबाद के नारे लगाए। अब माँ की तारीफ करने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, और उसके हिंदी अनुवाद, उर्दू अनुवाद AR रहमान जो बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उन्होंने वंदे मातरम गाना गाया है, माँ तुझे सलाम, यही वंदे मातरम का मतलब है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विधायक और प्रदेश प्रवक्ता विनोद चमोली ने कहा कि प्रदेश सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता जिम्मेदारी है। चमोली ने विपक्ष पर भ्रामक प्रचार का आरोप लगाते हुए कहा कि रोजगार में के मामले में तथ्य स्पष्ट है। प्रदेश में कई सेक्टरों के संयुक्त आंकड़ों के अनुसार 9 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा गया है, जबकि सरकारी नौकरी केवल रोजगार का एक हिस्सा है। उन्होंने पर्यटन, कृषि, टमाटर मिशन और शीतकालीन यात्रा जैसे प्रयासों को उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला बताया। वहीं पेयजल संकट की भविष्य चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि सोम नदी पर प्रस्तावित बांध परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है, जिससे देहरादून सहित बड़े क्षेत्रों को दीर्घकालिक राहत मिलेगी। जो विभिन्न रिसोर्सेज से मिला के कितने लोगों को रोजगार मिला है, 9 लाख का आंकड़ा गया था, मालूम है आपको? याद है किसी को? मैं तो विधानसभा का सदस्य हूं ना, मैंने तो विधानसभा की चर्चाओं में हिस्सा लिया है ना। पूरे प्रदेश से 9 लाख का आंकड़ा गया था कि हमने विभिन्न रिसोर्सेज से जिन लोगों को रोजगार दिलाने में मदद की, रोजगार दिया, दोनों स्थितियों में, तो यह संख्या लगभग 9 लाख जाती है। मैं तो 26,000 की बात कर रहा हूं, और ये 26,000 वो नौकरियां जो सरकारी नौकरियां हैं। अगर इस पर उनको कोई आंकड़ा लेना हो तो भाई प्रमुख विपक्षी दल है, मान्य यशपाल जी, भाई तो विधानसभा में दिया गया आंकड़ा भी है ना, तो यशपाल जी उस पर जानकारी मांग सकते हैं। ITI एक इतना बढ़िया माध्यम है कि आप विभागवार मांग सकते हैं, किन विभागों में किन पदों पे कितने लोग नौकरी लगे हैं, तो कांग्रेस करे ना उस चीज का उपयोग, क्या दिक्कत है, वो जानकारी ले। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं, मैंने 4200 तो होम स्टे गिना दिया भैया, 4200 होम स्टे। एक होम स्टे में अगर 3 आदमी भी अगर होंगे तो आप बताइए ना कितने लोग होते हैं। इतने लोगों को रोजगार तो होम स्टे के माध्यम से मिल रहा है, ग्रोथ सेंटर्स के माध्यम से कितनों को मिल रहा है, बागवानी के माध्यम से कितनों को मिल रहा है, मत्स्य पालन में बेहतर काम करे उसके माध्यम से कितनों को रोजगार मिल रहा है। क्या रोजगार सिर्फ सरकारी नौकरी है क्या? मैंने शुरुआत इसी से की थी कि सरकारी नौकरी भी रोजगार का एक साधन है, लेकिन सरकारी नौकरी ही रोजगार है ऐसा नहीं है। ये माइंडसेट चेंज होना चाहिए।
नैनीताल के एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए हैं कि नैनीताल और आसपास के जिलों में शादी बारात समेत अन्य कार्यों में देर रात 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजेगा। इसी क्रम में एसपी और सिटी मजिस्ट्रेट ने शहर के बैंकेट हॉल में डीजे स्वामियों के साथ बैठक की। इस दौरान सभी डीजे स्वामियों को एसएसपी के निर्देश का पालन करने को कहा गया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि बारात समारोह में पहियों वाले लाइटिंग झालर पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि स्थानीय जनता, बुजुर्गों की शांति एवं बच्चों की पढ़ाई में बाधा को देखते हुए ये अहम फैसला लिया गया है। बारातों का सीजन शुरू हो चुका है और पूरे जनपद में, विशेषकर हल्द्वानी में बारातें काफ़ी संख्या में हैं। इस कारण से रोजाना सड़कों पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल के द्वारा सभी अधिकारियों की मीटिंग ली गई थी और उसमें कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आज उसी क्रम में हल्द्वानी में डीजे ओनर्स, जो बैंकेट हॉल के ओनर्स हैं, लाइट और बैंड वालों के साथ मीटिंग की गई है। उसमें कुछ मानक तय किए गए हैं और उनको उसको फॉलो करने के लिए कहा गया है। इसमें इन सभी को हिदायत दी गई है कि रात को 10 बजे के बाद माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में डीजे नहीं बजाने दिए जाएंगे। रोड पे जो बारातें चलेंगी वो डिसिप्लिन के साथ चलेंगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट में 14 अगस्त 2025 को हुए नैनीताल जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव में हुए बवाल और 5 जिला पंचायत सदस्यों के अपहरण और चुनाव में डाले गए एक मतपत्र में ओवरराइटिंग की शिकायत और जिला पंचायत चुनाव में रीपोलिंग और निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने 3 दिसंबर को एसएसपी नैनीताल समेत 5 जिला पंचायत सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने को कहा है। मामले की 3 दिसंबर की तारीख तय की गई है। बीडीसी सदस्य पूनम बिष्ट ने उच्च न्यायालय में एक अन्य याचिका दायर कर कहा कि नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में एक मतपत्र में ओवरराइटिंग कर क्रमांक 1 को 2 कर अमान्य घोषित कर दिया गया है। याचिका में कोर्ट से जिला अध्यक्ष पद के लिए पुनः मतदान कराए जाने की प्रार्थना की गई है। नहीं तो वही आज वो लगा हुआ था फर्दर मॉनिटरिंग के लिए, कोर्ट इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। तो आज लगा था तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट कोर्ट को दी कि उन्होंने फर्दर क्या इन्वेस्टिगेशन किया और रिपोर्ट को पढ़कर कोर्ट बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं थे। इसलिए कोर्ट ने ये कहा है कि अगली तारीख जो 3 दिसंबर उन्होंने तय की है, 3 दिसंबर को पुलिस कप्तान और ये 5 लोग जो जिनका एब्डक्शन हुआ था बाद में अपना दल बदल लिया, ये कोर्ट में अपियर हुए पर्सनली। पौड़ी पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने छात्र संघ उद्घाटन समारोह में शिरकत की। इस दौरान जागरों की धुन पर वो अपने कदम नहीं रोक पाए। जहां मंच पर ढोल की धुन पर उनके कदम थिरकते ही अन्य लोग भी उनके साथ झूमते लगे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।